हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुणाल और आज हम लोग हिस्ट्री के एक डार्केस्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है इन्वेजन ऑफ कॉन्गो बाय किंग लियोपोल्ड टू। इसके बारे में जानने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमें और मोटिवेशन मिलती रहे और आपको आगे अपडेट्स भी और वीडियोस भी मिलते रहे। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्रूर शासकों का नाम सुना होगा, जिसमें से टॉप पे आते हैं एडोल्फ हिटलर। लेकिन आज मैं एडोल्फ हिटलर की बात नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं बात करने जा रहा हूँ किंग लियोपोल्ड टू की, जिन्होंने कॉन्गो में, जो कि अफ्रीका में है, उसमें उन्होंने हड़कंप मचा रखा था। एक तरह से बोल सकते हैं तबाही मचा रखी थी, कत्लेआम मचा रखा था। उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 1.5 करोड़ लोगों की जान ली थी और उनका इरादा तो पूरे कॉन्गो के आबादी को ही साफ़ करने का था, लेकिन उन्होंने कॉन्गो की आधी आबादी को साफ़ कर दिया था। और अफसोस की बात यह है कि हम में से बहुत लोग इनके बारे में अब तक नहीं जानते हैं और आई एम श्योर आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनके बारे में सुना भी नहीं होगा। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करेंगे, कैसे इन्होंने कॉन्गो में इन्वेज़न किया, कैसे इन्होंने राज किया और क्या क्या जुल्म ढाए और क्यों जुल्म ढाए। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, तो बने रहे हमारे साथ। तो सबसे पहले हम लोग अफ्रीका में जो कॉन्गो है उसके थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि वो क्या है नहीं है। तो जैसा मैंने बताया कि कॉन्गो एक छोटा सा पार्ट है जो कि अफ्रीका के बीचों बीच में है। इसको एक के जो साइड वाले पार्ट है, जो जिसके तट पे समुद्र था, उन सारे तटों पे यूरोपियन का राज था। यूरोपियन में जैसे कि ब्रिटिश हो गए हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ है, ये सब वहाँ से लूटते थे या फिर बोल सकते हैं एक तरह से बिजनेस करते थे, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि अफ्रीका में बहुत रिच मिनरल्स होते हैं, तो ये सारे काम पहले से होते थे। मगर जो कॉन्गो था, जिसे पहले डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी कहा जाता था, वो थोड़ा जंगल जैसा एरिया था और वहाँ पे जानवर भी बहुत होते थे। तो वहाँ पे यूरोपियन लोग जो है वो जाना नहीं चाहते थे, उसको डिस्कवर एक तरह से बोल सकते उन्होंने नहीं किया था। और बहुत सारे विभिन्न प्रकार के जनजातियाँ लोग वहाँ पे रहते थे, तो इसी वजह से किसी की नज़र नहीं पड़ी। लेकिन लियोपोल्ड टू की नज़र इस पर पड़ गई और ऐसी पड़ी कि उन्होंने इसकी आधी आबादी को ही ख़त्म कर दिया। तो लियोपोल्ड टू के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे कि उनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1835 में और उनकी मृत्यु हुई 17 दिसंबर 1909 में। वो बेल्जियम के किंग बने 1865 टू 1909। 1909 नहीं बोल सकते, 1908 तक वो बने, उसके बाद 1909 में उनकी मृत्यु हो। सो वापस आते हैं हम लोग अपनी कहानी पे कि इन्वेजन कैसे हुआ। तो जैसा मैंने बताया कि ये कॉन्गो पे किंग लियोपोल्ड टू की नज़र पड़ गई थी कि कुछ किया जाए वहाँ पे। जैसे सारे यूरोपियन कंट्री कर रहे थे तो उनका भी करने का था, लेकिन उनको वहाँ पे डिस्कवर करना था। लेकिन वहाँ पे उनको दिक्कत ये थी कि उस समय तक जब वो किंग बने और जब उनकी नज़र पड़ी कॉन्गो देश पे, स्लेवरी एक तरह से एबॉलिश हो चुका था, हट चुका था बोल सकते हैं। और जो बेल्जियम कंट्री है वो भी कॉलोनी बनाने के सख्त खिलाफ था कि वो किसी भी कंट्री को कॉलोनी नहीं बना सकते हैं। तो किंग लियोपोल्ड ने दिमाग लगाया और उन्होंने सबको बताया कि वो वहाँ पे सबकी मदद करने चाहते हैं, सबको कल्चर सिखाना चाहते हैं, सर्वाइविंग स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं उनकी, और भी बहुत कुछ। एक तरह से बोल सकते हैं कि संत वाला काम करना चाहते हैं। लियोपोल्ड टू ये सबको कन्विंस कर रहे थे अपने तरफ से और बहुत सारे लोग कन्विंस हो भी गए, बहुत सारी कंट्री ने इनकी मदद की। तो फिर इन्होंने एक बोल सकते हैं कि एनजीओ का निर्माण किया और एक एनजीओ इस्टेब्लिश की और उसके अंदर कॉन्गो को खुद के अंदर ले लिया। जैसे कि बोल सकते हैं कि ये कॉन्गो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई। और फिर वो वहाँ पे नहीं गए, उन्होंने अपने लगभग 3000 सैनिक भेजे या 3000 लोग बोल सकते हैं उन्होंने भेजे और सबको यही बताया कि वो वहाँ पे अच्छा काम करना चाह रहे हैं, लोगों की मदद करना चाह रहे हैं। अब वहाँ पे गए और जाने के उनके मतलब प्रॉपर्टी, कॉन्गो को खुद की प्रॉपर्टी के लेने के कुछ सालों बाद रबर की डिमांड बहुत बढ़ गई और रबर के लिए जो कॉन्गो था बहुत अच्छा एक देश माना जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं।
तो वहाँ से एक्सपोर्ट करना रबर्स को, या और भी रिच मिनरल्स, बहुत सारे रिच मिनरल्स, क्योंकि अफ्रीका तो रिच मिनरल्स का खदान है बोल सकते हैं। तो बहुत सारे रिच मिनरल्स को जो है वो एक्सपोर्ट करना चाहते थे और जगह बेचना चाहते थे। तो सबसे जैसे कि रबर उसमें से सबसे बड़ा प्रोडक्ट था। लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ उनके आदमी के, जो कि किंग लियोपोल्ड के आदमी थे, उनको तो रबर निकालने नहीं आती थी। ये टेक्निक आती किसको थी? तो ये टेक्निक वहाँ के जो पुराने लोग थे, आदिवासी लोग थे, वो लोग को आती थी ये सारी टेक्निक। लेकिन वो लोग इनकी मदद क्यों करे हुए कि मदद क्यों करेंगे? तो फिर किंग लियोपोल्ड ने क्या किया कि वहाँ के जो जाति लोग थे, मूल जाति लोग थे, आदिवासी लोग थे, उनको उन्होंने लड़वा दिया, आपस में ही लड़वा दिया। और इससे क्या हुआ कि ये तो यूरोपियंस का खेल ही हैं, डिवाइड एंड रूल। उससे क्या हुआ कि वो लोग खुद से ही लड़ने लगे और इससे शासन करने में लियोपोल्ड II को आसानी पड़ गई। और फिर खेल शुरू हुआ यहाँ मौत का। वहाँ के लोगों को एक कोटा दिया जाता था कि इतना आपको काम करना है या फिर इतना रबर आपको निकालना है इतने समय के अंदर, एक दिन के अंदर। अगर वो नहीं निकाल पाते थे तो उन पे कोड़े बरसाए जाते थे, उनके हाथ काट दिए जाते थे, उनके फैमिली को मार दिया जाता था। तो ये सारे चीज़ होते थे अफ्रीका में, ये सब लियोपोल्ड के अंदर ही होते थे। वहाँ के लोग ये सब कर रहे थे और बिना पैसे के ये सारे काम करवाए जाते थे। कभी कभी तो उनको फूड नहीं मिलता था, खाना नहीं मिलता था, और वो बिना खाने के ये सब काम करते थे। कितने लोग तो बोल सकते हैं कि खाने की वजह से मर गए। और भी बहुत सारे दिक्कत हुई थी कॉन्गो के लोगों को। उन्होंने बहुत सारी बीमारियां भी हुई थी जिसका इलाज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने किसी ने करवाया नहीं। और किंग लियोपोल्ड वहाँ पे स्लेवरी भी करते थे। स्लेवरी का वो लोग जैसे कि खरीद बिक्री भी करते थे, जबकि उस समय तक स्लेवरी एबॉलिश हो चुकी थी। ये ध्यान रखिएगा कि स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया था। और किंग लियोपोल्ड सारी दुनिया को यही बता रहे थे कि वो यहाँ पे कॉन्गो में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और सारे अफ्रीकन्स का फ़ायदा कर रहे हैं। लेकिन इधर वो अपना एक बिज़नेस चला रहे थे, और बिज़नेस नहीं कहेंगे इसे, एक तरह से राज चला रहे थे जिसमें किसी का फ़ायदा नहीं था सिवाय किंग लियोपोल्ड II के। उनकी क्रूरता के ऊपर बहुत सारे बुक लिखे गए हैं, जिसमें से एक बुक है आर्ट ऑफ डार्कनेस। उस बुक में एक वाक़या बताया गया है कि एक कॉन्गो का जो आदमी था वो अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, जिसके वो कुछ सामान नहीं निकाल पाया या फिर वो अपना काम पूरा नहीं करना पाया। तो उसकी 5 साल की बेटी के सामने उसका हाथ काट दिया गया। और ऐसे हज़ारों ही चीज़ हुए हैं कॉन्गो के अंदर, जो कि बताना मुमकिन नहीं है और बहुत ही दयनीय है। आखिर में 1908 के आसपास किंग लियोपोल्ड का भांडा फूट गया और सारे दुनिया में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, ये तो अच्छाई करने गए थे और ये तो तबाही मचा के आ गए हैं। तो किंग लियोपोल्ड को उसके बाद 1908 से और या 1909 में उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हें वहाँ से हटाया गया और बेल्जियम ने कॉन्गो को अपने अंडर ले लिया, कॉलोनी बना लिया 1915 से 1960 तक। और फिर 1960 में बेल्जियम ने उसे भी आज़ाद कर दिया। और हैरानी की बात तो ये है कि इतनी तबाही मचाने के बाद अभी कुछ साल पहले यूएन ने बेल्जियम को बोला कि आप माफ़ी मांगे कॉन्गो से हैं, तो उन्होंने एक माफ़ीनामा कॉन्गो को लिखा। तो आप खुद ही सोचिए कि क्या ये माफ़ी मांगने से उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी? उन्होंने इतने तबाही मचाई, इतने लोगों को मारा, क्या वो कम हो जाएगा? तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।